नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा लागू किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 ने देश की उच्च शिक्षा में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जातिगत तथा सामाजिक भेदभाव को रोकना और एक समावेशी वातावरण बनाना है। लेकिन नियम लागू होते ही कई छात्र संगठन, सामान्य वर्ग के युवाओं, सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। विरोधियों का कहना है कि नियम संविधान के समानता के अधिकार की भावना से कतई मेल नहीं खाते, जबकि समर्थकों का दावा है कि यह कदम लंबे समय से उपेक्षित वर्गों को सुरक्षा देने के लिए उठाया जाना आवश्यक था। इस विवाद ने शिक्षा नीति, सोशल जस्टिस और संवैधानिक संतुलन को लेकर एक देशव्यापी बहस इन दिनों छेड़ दी है और यहीं पर राजनीति भी आ जाती है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक अप्रत्याशित मामला भी आ जाता है। यह मामला है बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का। यह इस्तीफा केवल प्रशासनिक पद छोड़ने का सामान्य मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे उन्होंने द्विमुखी नाराजगी के कारणों का जिक्र किया है। दो कारणों का। पहला वजह है यूजीसी के नए समानता जो इक्विटी रेगुलेशन है 2026 का, उससे असहमति, और दूसरी वजह बताई है प्रयागराज में माघ मेले के दौरान ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की अभद्रता। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। वे लखनऊ, उन्नाव, बलरामपुर जैसे जिलों में रहे हैं और अभी हाल ही में उनको बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने आईआईटी, बीएचयू से बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। यूपीएससी परीक्षा में 15वीं रैंक उन्होंने, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस परीक्षा में उन्होंने 15वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने अपने इस्तीफे का पत्र राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयुक्त, तमाम लोगों को भेजा है और इसके बाद से ही प्रशासनिक रूप से भी हलचल मच चुकी है। इस्तीफे का कारण वो बता रहे हैं कि वे यूजीसी के नए नियमों को काला कानून मानते हैं। उनका कहना यह है, इससे स्वर्ण वर्ग के छात्रों का, जनरल कैटेगरी के छात्रों का करियर, प्रतिष्ठा और न्याय सुरक्षित नहीं है। इस्तीफा देने के समय उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ अभद्रता ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया है। अग्निहोत्री जी इसको स्वर्ण बनाम अस्वर्ण की ओर ले जा रहे हैं, यानी जाति आ गई है। बहुत बड़ा खतरा, जातिगत तनाव बढ़ने लगा है। बहुत सारे सामाजिक समूह हैं, विशेषकर ब्राह्मण समूह जिससे ये अग्निहोत्री आते हैं, वे कह रहे हैं यह इस्तीफा समाज में बढ़ते असंतोष और बढ़ते भेदभाव को दर्शाता है। विरोधी कह रहे हैं कि ये जो इस्तीफा उन्होंने दिया है ये उनकी व्यक्तिगत असहमति है। प्रश्न ये है कि ये जो यूजीसी के नए नियम आए हैं, इनका असल में उद्देश्य क्या है? क्या सही में समानता है? जो दलित वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए समानता का माहौल तैयार करना है, या इसके पीछे भी कहीं जाति के आधार पर बांटने की तैयारी तो नहीं है, ताकि समाजवादी पार्टी का, अन्य पार्टियों का जो ओबीसी और एसटी एससी वोट बैंक है वो बीजेपी की ओर आ जाए। बहरहाल ये नियम लागू हो चुके हैं। इन नियमों को लागू होने के बाद ही ये सारा माहौल गड़बड़ाया है। यूजीसी का कहना है कि पिछले कुछ समय से, एक दशक से विश्वविद्यालय परिसरों में जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें भेदभाव, सामाजिक अलगाव और उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ी हैं और इनसे राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा हुई है। ये बात सच भी है। आपको याद होगा रोहित वेमुला, आपको याद होगी पायल तड़वी। इन मामलों ने पहले से ही ये प्रश्न खड़ा किया, क्या कि देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में वास्तव में सभी छात्रों को समान गरिमा और अवसर मिल रहे हैं? और आप जानते हैं, दिल पर हाथ रखिए और पूछिए, नहीं मिलते हैं। भेदभाव किया जाता है, टारगेट किया जाता है कि ये कोटे के लोग हैं। न्यायालयों में दर्ज याचिकाओं में, संसदीय चर्चाओं के दौरान भी ये बात उभरी है कि 2012 में जारी भेदभाव विरोधी दिशा निर्देश जो पास किए गए थे 2012 में, वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं। अधिकांश स्थानों में शिकायत निवारण तंत्र या तो निष्क्रिय रहता है या केवल एक फॉर्मेलिटी बन गया है। और यही कारण था कि यूजीसी ने एक सख्त बाध्यकारी और एक
मजबूत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता महसूस की, ऐसा यूजीसी का कहना है। पहले तो समझिए ये नियम हैं क्या। नए नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत एक समता कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी कमेटी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग और महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इस कमेटी का काम होगा भेदभाव संबंधी शिकायतों की त्वरित सुनवाई करना, इमीडिएट सुनवाई करना, जागरूकता कार्यक्रम चलाना और संस्थानों में समावेशी माहौल विकसित करना। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ऑनलाइन, ऑफलाइन और हेल्पलाइन के माध्यम से 24 घंटे ये कमेटी एक्टिव रहेगी। यूजीसी ने यह स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि नियमों का पालन ना करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो अनुदान देता है शिक्षण संस्थाओं को, उनको रोक दिया जाएगा, यूजीसी के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और यहां तक कि ऐसे संस्थानों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आयोग के अनुसार ये सारा प्रयास 2020 में आई नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप है। यूजीसी ये भी कह रहा है कि जब तक संस्थागत संरचनाएं मजबूत नहीं होंगी, तब तक भेदभाव रोधी नीतियां केवल कागजों तक सीमित रहेंगी और इस तरह से यूजीसी अपने सेक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, देश भर में स्वर्ण वर्ग के छात्रों, सामान्य वर्ग के छात्रों और उनके संगठनों में बेहद असंतोष उभर आया है। वे आरोप लगा रहे हैं कि नियमों की भाषा और संरचना केवल कुछ वर्गों को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, दिव्यांगों को, इन्हीं लोगों को पीड़ित के रूप में डिफाइन कर रही है। सामान्य वर्ग के छात्रों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। एक हद तक आप देखिए ये बात बिल्कुल सच भी है। लेकिन जो विरोधी हैं या जो इस एक्शन के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ जातिगत अपमान या सामाजिक बहिष्कार होता ही नहीं है, तो उनके लिए ये नियम क्यों लागू किए जाएं। दूसरी बड़ी चिंता जो है वो झूठी या दुर्भावपूर्ण शिकायतों को लेकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स व्यक्त कर रहे हैं। इन छात्र संगठनों का यह कहना है कि नियमों में शिकायतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और ये भी उनकी चिंता जायज है। आपने देखा है दहेज उत्पीड़न के मामलों में कितना दुरुपयोग किया गया था, कितने मामले आए जहां अगर महिला तैयार नहीं तो दहेज का मुकदमा पूरे परिवार पर लगा दिया जाता था। एससी एसटी एक्ट का इतना दुरुपयोग होता था। तो यहां पर भी इसकी संभावना बनती है कि यदि छात्रों में आपसी असहमति हो तो जनरल कैटेगरी के छात्रों को टारगेट किया जा सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में सामान्य वर्ग के जो संगठन है, सामाजिक संगठन, ब्राह्मण संगठन, क्षत्रिय संगठन, इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं, यानी राजनीति की एंट्री हो गई है। कई जगहों पर ज्ञापन सौंपे गए हैं, सोशल मीडिया अभियान चल रहे हैं, हैशटैग यूजीसी रोलबैक जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लग गए हैं और छात्र इसे समानता के नाम पर असमानता करार दे रहे हैं। जो इसके विरोध में है वो संगठन कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में दिए गए इक्वेलिटी के अधिकार की मूल भावना के खिलाफ ये यूजीसी के नियम है। संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के हितों में विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। इसलिए यह कहना कि ऐसे नियम असंवैधानिक है, मेरी दृष्टि में जल्दीबाजी है। ये नियम जो लागू किए गए हैं तो ये संविधान अनुरूप ही, यदि आप अनुच्छेद 15(4) और 15(5) को पढ़ें तो। शिक्षा विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि उच्च शिक्षा परिसरों में भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, जो कोटे से लोग आए होते हैं उनको टारगेट किया जाता है और ये बात सच है। मैंने ये बात खुद देखी है कि आईएएस जो या पीसीएस जो लोग कोटे से बनते हैं उनको अन्य जो आईएएस और पीसीएस अधिकारी होते हैं टारगेट करते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। तो ये कहना कि अस्पृश्यता जिसको गांधी ने अभिशाप कहा था वो अब रह नहीं गई, ये गलत है। पूरी तरह देश जाति पर बटा हुआ है, धर्म पर बांट दिया गया है और मुझे लगता है
यूजीसी के ये नियम अब जाति के आधार पर और बड़ा भेदभाव पैदा करेंगे। यहां पर ये जो नए समानता संवर्धन विनियम नियम 2026 है यूजीसी का, इसका हिंदी में है समानता संवर्धन विनियम 2026। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा संविधान को समझना होगा, उसकी पृष्ठभूमि को देखना होगा। जिन नियमों को लेकर समानता बनाम विशेष संरक्षण की आज बहस शुरू हो चुकी है, ये बहस संविधान सभा में भी हुई थी जब देश का संविधान तैयार किया जा रहा था। तब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए लंबी बहसें हुई और ये सहमति बनी थी कि ये व्यवस्था जो आरक्षण दिया जाएगा रिजर्व सीट्स का, ये स्थायी न होकर सीमित अवधि के लिए होगी। और इसी बहस के बाद संविधान के अनुच्छेद 334 में ये प्रावधान किया गया कि इन वर्गों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीट आरक्षित होंगी, मगर यह आरक्षण केवल 10 वर्षों तक लागू होगा। लेकिन याद रखिएगा, ये बातें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों के लिए थी कि केवल 10 वर्षों तक आरक्षण लागू रहेगा। जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन सेक्टर में इस प्रकार के आरक्षण जो है, इनके लिए कोई टाइम सीमा हमारे संविधान निर्माताओं ने तय नहीं की थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के मामले में बार बार ये बात आती है कि संविधान सभा में ये बात हुई थी 10 वर्ष का समय रहेगा। ये गलत है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के माध्यम से संविधान ने राज्य को यह अधिकार दिया है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करे। और ऐसा करते समय संविधान निर्माताओं की समझ थी कि सामाजिक पिछड़ापन केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व से दूर नहीं हो सकता, बल्कि शिक्षा और रोजगार में वास्तविक अवसर मिलने से ही ये बराबरी भविष्य में जाकर संभव हो पाएगी। इसीलिए इस प्रकार के आरक्षण को 10 वर्ष तक सीमित नहीं किया गया था, समयबद्ध नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि कानूनी समानता और वास्तविक समानता अलग चीजें हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही बात पकड़ी थी। कानूनी रूप से सारी समानता की बातें हम करते हैं, मगर हमारा समाज पूरी तरह विभक्त है, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वंचित समुदायों को विशेष सहारा ना दिया जाए तो वे प्रतिस्पर्धा में कभी आ ही नहीं पाएंगे। और वहीं से सकारात्मक भेदभाव या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की अवधारणा संविधान में जगह पाई। आज जब यूजीसी के नए नियमों को लेकर एक बड़ा वर्ग यह तर्क दे रहा है कि समानता का मतलब सभी के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए, तो उनको याद रखना चाहिए कि स्वयं संविधान ने यह माना है कि समानता का अर्थ हमेशा समान व्यवहार नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण व्यवहार होता है, और न्याय कभी कभी विशेष उपायों की मांग करता है। विरोध कर रहे जो समूह हैं वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15A की बात करते हैं, उसका हवाला देते हैं, और वो सवाल उठा रहे हैं क्या किसी नीति में सभी वर्गों के लिए समान प्रक्रिया सुरक्षा होनी चाहिए या नहीं। और यही संवैधानिक बहस अब यूजीसी के नए इक्विटी नियमों के संदर्भ में फिर से तेज हो गई है। यहां पर मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद दिलाना चाहूंगा, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक मुकदमा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसमें 9 जज शामिल थे, उन्होंने एक फैसला सुनाया था। यह केस मुख्य रूप से आरक्षण की नीति, समता का अधिकार और क्रीमी लेयर की अवधारणा से जुड़ा है, जिसका भारत की आरक्षण व्यवस्थाओं पर आज भी स्पष्ट प्रभाव है। इसे आप सामान्य रूप से मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। यह मामला उस समय उठा जब 1979 में गठित मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी और एससी/बीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में से लागू कर दिया था। तब ये मामले को चुनौती दी गई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कुछ बहुत स्पष्ट बातें कही हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संविधान के अनुरूप है, यानी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन संविधान में वैलिड आधार माना गया। कोर्ट ने तब यह भी कहा कि आमतौर पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि समाज में समान अवसर के संतुलन बने रहे। और इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा की स्थापना की थी।
इसका मतलब ये कि ओबीसी वर्ग के जिन लोगों को, जिन सदस्यों को जो आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत हो जाएंगे, उनको आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए। इन व्यक्तियों को क्रीमी लेयर कहा गया। लेकिन ये बात, क्रीमी लेयर की अवधारणा एसटी और एससी पर लागू नहीं की गई। मुझे लगता है, मेरा मानना है कि इसको एसटी और एससी पर भी लागू किया जाना चाहिए। जब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का एक वर्ग आरक्षण का लाभ ले लेता है, एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले लेती है, तो उनको भी फिर आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वे लोग फिर सामान्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन वोट की राजनीति है, कौन इसको करेगा, कौन इस पर फैसला लेगा? कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल वोट की खातिर, वोट बैंक की खातिर इस मुद्दे को टच करने का साहस नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है, आज जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई, समानता को लेकर आई, तो उसमें जाति घुस आई है। ब्राह्मण सक्रिय हो गए हैं, क्षत्रिय सक्रिय हो गए हैं, जो भी क्रीमी लेयर, जो भी स्वर्ण जातियां हैं, उनके लोग इसको अपने खिलाफ मान रहे हैं। ये बहुत घातक है देश के लिए, खासकर उस समय में जहां पर हम धर्म के आधार पर पूरी तरह बटा हुआ समाज पहले ही बन चुके हैं। अब जाति के नाम पर समाज को विभक्त करने का काम शुरू हो जाएगा। ये जो पीसीएस अधिकारी हैं, अग्निहोत्री, इनका इस्तीफा इसी ओर इशारा कर रहा है। यदि समय रहते इस मामले को सही ढंग से नहीं सुलझाया गया, तो हो सकता है कि और स्वर्ण जाति के लोग अपनी अपनी नौकरियां छोड़ें और इससे समाज में उत्तेजना आएगी, उग्रता आएगी। हमने मंडल कमीशन का दौर देखा है। मैं तब स्टूडेंट हुआ करता था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। देश ने क्या नहीं झेला उस समय। एक तरफ मंडल के समर्थक थे, एक तरफ मंडल के विरोधी थे, और बीच में कमंडल वाले थे जिनको आनंद आ रहा था, क्योंकि उनकी राजनीति एक नया मोड़ ले रही थी। बहरहाल, आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि क्या यह नियम उच्च शिक्षा परिसरों में वास्तविक समावेश ला पाते हैं, या इनमें पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल इतना तय है कि शिक्षा जगत में यह मुद्दा लंबे समय तक चर्चा, राजनीति और संभवतः न्यायिक परीक्षण का विषय बना रहेगा। मेरे को जो डर है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि इसके कारण, इस यूजीसी की नई गाइडलाइंस के कारण, कहीं समाज अब जाति के आधार पर बंटने के कगार पर ना आ जाए। और सच तो यह है, समाज हमारा जाति के आधार पर जबरदस्त बटा हुआ है, इसमें उग्रता ना आ जाए। कल्पना कीजिए, एक और धर्म के आधार पर हम बटे हैं और अब जाति के आधार पर बटेंगे। क्या होगा हमारे गणतंत्र का, क्या होगा हमारे देश का? धन्यवाद।